नमस्कार दोस्तों, चलिए क्लास 9 का मैथ का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। जो आपका एग्जाम होने वाला है, एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। ये केवल ऑब्जेक्टिव नहीं है बल्कि ऑब्जेक्टिव का निचोड़ है पूरा। इसीलिए आपका जो आज का वीडियो होने वाला है, आप एग्जाम के दृष्टि से देखते हैं, अति महत्वपूर्ण होने वाला है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको खुद पे खुद पता चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। केवल हम लोग ऑब्जेक्टिव को सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि उससे जितना हो पाएगा पॉइंट बाय पॉइंट सारे क्वेश्चन को उसी में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए आप जल्द से जल्द सारे फ्रेंड के बीच ये वीडियो को आप शेयर करिए, आप देखते रहिए अंतिम तक। आपका बहुत काम का वीडियो होने वाला है और अंतिम में अगर अच्छा लगा तो आप लाइक करिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन जो है क्या लिखा हुआ, इससे आपका एग्जाम में 100% बहुत सारा क्वेश्चन छपने वाला है और बहुत ही अच्छा क्लास आज होने वाला है। और आप अच्छे से देखिए, चीजों को समझिए। जो पहला क्वेश्चन है इसमें लिखा है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या। सबसे पहले तो आपका जो ऑप्शन है अपरिमेय संख्या पूछा है, तो जो ऑप्शन नंबर आपको डी दिख रहा है ना, √2, ये तो हम लोग का अपरिमेय संख्या हो गया। लेकिन क्या गारंटी है कि √2 ही आपको एग्जाम में देगा? इसके अलावा जितना भी रूट का होता है, जैसे हम लोग अगर एग्जाम्पल के तौर पे और सारा माने तो √3 भी अपरिमेय है, √5 भी अपरिमेय है, 2 + √3 भी अपरिमेय है। जितना भी आपको रूट में दिख जाए या √7/3 अपरिमेय है, बटा में भी दिख जाए, लेकिन रूट अगर आ गया तो ये क्या होता है? अपरिमेय होता है। ये सारा नंबर क्या है? अपरिमेय संख्या। केवल √2 को आपको याद नहीं करके जाना है बल्कि बाकी नंबर को। और इससे भी अति महत्वपूर्ण है पाए। अगर पाए आपको दिख जाए ना, तो पाए खुद अपने आप में क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको पाए दे दे और पूछे बताइए इनमें से कौन सा अपरिमेय है। तो आपको पाए को भी याद रखना है, कैसा संख्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। क्लियर है यहां तक? तो अपरिमेय सबसे पहले हम लोग कैसे समझेंगे? जो रूट में होता है वो सारा क्या होता है? अपरिमेय। लेकिन अगर आपसे √4 पूछे ना, तो ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय नहीं है, क्योंकि √4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। उसी प्रकार अगर आपसे मान लिया जाए 16 पूछे रूट में, तो अब आपको लगेगा ये तो सर रूट में है, क्या अपरिमेय होगा? नहीं होगा, क्योंकि √16 का वर्गमूल 4 होता है। तो जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो अपरिमेय कभी नहीं होगा। आपको ये बात को भी समझ के चलना है। इसका मतलब ये भी अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या एक तो आपका क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, √2। और इसके अलावा √3 भी है, √5 भी है, 2 + √3 है ना, प्लस में रहे माइनस में रहे, सारा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है यहां तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए और समझिए इसमें क्या पूछा है आपका। एकदम इससे एग्जाम में आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलता हुआ दिख जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या। इस बार आपसे क्या पूछा है? परिमेय पूछा है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन ए जो है ना, वो 0 दिया है, ये हम लोग का परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होता है? जो p/3 के रूप में लिखा जा सकता है। तो अब बताइए 0 का नीचे क्या है? 1 है, तो 0/1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? p/q के रूप में। और कंडीशन होता है कि q नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0। तो हम लोग का नीचे q है, तो q क्या है? 1 है, 1 तो 0 है नहीं। इसका मतलब 0 कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। इसके अलावा आपका जो बाकी ऑप्शन में दिया गया है वो क्या है? √2, वो भी क्या हो जाएगा? √2 अभी हम लोग देखे अपरिमेय है। इसके अलावा पाई भी हम लोग क्या देखे? अपरिमेय है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0। यहां तक समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत लंबे तरीका से नहीं बनाना है, इसको एक अच्छे से ट्रिक से बनाना है। देखिए आपको बोला है 0.6 का ऊपर एक दाग दिया है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? बार पढ़ते हैं। ठीक है, या रेकरिंग भी पढ़ा जाता है। इसको फ्रैक्शन में आपको लिखना है। करना क्या है ना, जितना पॉइंट के बाद जितना संख्या के ऊपर बार रहेगा, एक संख्या के ऊपर बार है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, बस संख्या लिखना है, नीचे एक 9 लिखना है। अगर 2 संख्या होता, 6 और 5 होता, और 6 और 5 2 संख्या के ऊपर बार होता, तो बटा में 2 9 लिखना होता। अगर 3 संख्या होता, तीनों के ऊपर बार होता, तो 3 गो 9 लिखने होता। कहाँ? नीचे में। ठीक है, बस अब इसको काटिए। देखिए 2 के या 3 के पारा में कटेगा 2 बार में, और ये 3 बार में, यानी 2/3 हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 2/3 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, 2/3। तो ये हम लोग का क्या हो गया? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। बस आपको सिंपल ये कंसेप्ट को याद रख के जाना है कि जितना नंबर के ऊपर बार रहेगा बटा में उतना ही 9 लिखना है। हम लोग और भी सारा एग्जाम्पल से समझेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। देखिए अगर मान लिया जाए, इधर सॉल्व करते हैं, आपको पूछे 0.62 और इस दोनों संख्या के ऊपर बार है, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा? कुछ नहीं करना है आपको, 2 गो नंबर के ऊपर बार है, 2 गो नीचे 9 लिखना है। बस ये हम लोग का आंसर हो गया। ये कटेगा भी नहीं, ये दोनों कटेगा भी नहीं। ठीक है, अगर मान लिया जाए एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, 0.72 है। ठीक है, और इसके ऊपर दोनों के ऊपर अगर बार दिया रहे, तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 गो नीचे 9 लिखना है। ये जब कटेगा तो इसको काटेंगे, ये 2 के पारा से कट जाएगा, तो 2 से इसको हम लोग काटेंगे, 9 से भी कटेगा, 9 8 72 और 11 बार में,
यानी 9 के पहाड़ा में 11 बार में कटेगा, तो यानी 8/11 आंसर आएगा। अगर इसी तरह 3 संख्या के ऊपर बार हो तो नीचे 3 9 लिख देना है और हम लोग को सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2/3 आपको जो दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 अब पढ़िए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ 64 है और 64 के पावर में वो कितना दे रखा है, 64 के पावर में 1/2 दिया हुआ है ना। चलिए तो 64 के पावर में 1/2 है, तो 64 के पावर में 1/2 है। अब हमको करना क्या है ना, ये 64 को लिखना है 8 का स्क्वायर, क्योंकि 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और ये पहले से 1/2 है। अब ये 2 और 1/2 के बीच में गुना होता है तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा। 8 का पावर 1 कितना होता है 8, यानी 8 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा 8। बस इस तरह आपको सॉल्व करना है। ये 64 को हम लोग लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, क्योंकि 64 का वर्गमूल तो 8 होता है ना, उस हिसाब से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। अब इसके जगह में बहुत सारा वेराइटी है, जैसे 64 के जगह में वो 32 दे दे, 16 दे दे, या आपका 8 दे दे, ये कुछ भी दे सकता है, 128 दे सकता है, आपको तोड़ देना है उसी तरह। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है इनमें से कौन बहुपद नहीं है। तो जब कभी भी बहुपद का पहले हम लोग एक जनरल फॉर्म जानते हैं। बहुपद का जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये बहुपद का क्या है जनरल फॉर्म है, ये कोमा है और यहाँ कंडीशन है कि a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, a कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, ये कंडीशन है। अब बताइए बटा में तो कभी लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ना, यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी में देखिए लिखा है y प्लस 2/y। तो जब बटा में कोई भी चर आ जाए ना तो वो कभी द्विघाती बहुपद का फॉर्म नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा y प्लस 2/y। ठीक है, और रूट में भी अगर आपको कोई चर दिख जाए ना तो वो भी द्विघाती बहुपद का फॉर्म नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 6 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है एक बहुपद इसका घात बताना है। ठीक है, तो जो मैक्सिमम पावर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। तो क्या दिया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में, तो ये लिखा हुआ है 3 यहाँ पावर में दिया है प्लस 4x² दिया हुआ है, उसके बाद प्लस 7x। अब बताइए इसका घात आपको कितना दिख रहा है, मैक्सिमम x का पावर 3, यानी ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा आंसर, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर आपको देखना है। चाहे x का मैक्सिमम पावर यहाँ लिखा हो या यहाँ लिखा हो, कहीं भी लिखा हो, वो मैक्सिमम पावर को देखना है। तो ऑप्शन नंबर सी में कितना दिया हुआ है 3, तो 3 हम लोग का आंसर हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 3। तो मैक्सिमम घात को आपको देखना है। अब मैक्सिमम घात अगर 4 होता तो आंसर 4 होता, मैक्सिमम घात अगर 2 होता तो हम लोग का आंसर 2 आता। जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपको आएगा, बस घात को देखना है और आंसर लगा के टिक आ जाना है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखिए 7 को। 7 में लिखा है px बराबर कितना दिया हुआ है, px बराबर x माइनस 5, और इसमें पूछा है बताइए शून्य क्या है। जब कभी भी शून्य निकालना हो तो हम लोग px को 0 मानेंगे, यानी x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। जब कभी शून्य निकालना हो तो px को 0 मानेंगे तो x माइनस 5 बराबर 0 आएगा। x का वैल्यू निकालना हो तो 5 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी आंसर कितना आ गया 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में जो 5 है उस किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 5। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो इस टाइप से हम लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अभी और भी अच्छा टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसका डिस्कशन बहुत अच्छे तरीका से करेंगे हम। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन सारा आप अच्छे से देखिए, नोट करिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1 से आपको भाग देना है किसको, 3x³ प्लस x माइनस 1 को, और बताना है भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको x प्लस 1 से भाग देना है, किसको भाग देना है x प्लस 1 से, इस पूरा। ठीक है, तो आप जो x प्लस 1 है ना, इसको मान लीजिए कि x प्लस 1 बराबर 0, इंप्लाइज x का मान कितना निकला -1। अब इस पूरा में x के जगह पे x का मान -1 बैठाइए, तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए 3x³ प्लस x माइनस 1। अब मान बैठाएंगे तो 3 यहाँ बैठेगा -1 का क्यूब प्लस -1 और -1। ठीक है, गुना करेंगे तो -3 आएगा। क्यों? क्योंकि -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही आएगा, तो माइनस तो ये लिखाएगा,
3 को 1 से गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस आएगा, माइनस। इसको सॉल्व करने पर कितना आया, -5। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का आंसर जो शेषफल निकलेगा वो -5 निकलेगा। जैसा आपका क्वेश्चन सेट किया गया है, इस क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का शेषफल कितना आएगा, -5। लेकिन आप ऑप्शन में अगर देखें तो कहीं भी -5 नहीं है। ऑप्शन में क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो ऐसा क्यों है कि ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का आंसर तो -5 ही आना है। ये क्वेश्चन में एरर कहाँ होगा, अगर आपको ऑप्शन वाला ऑप्शन जो आपको दिया है वो मिलाना हो तो आप यहाँ कर दीजिए माइनस, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसको माइनस करके हम बनाते हैं, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन दिया है इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर क्या आएगा, -5। अब आपका ऑप्शन नहीं मिला, अगर ऑप्शन आपको मिलाना है तो इधर देखिए ये दिया हुआ प्लस, हम इसको करेंगे माइनस, क्योंकि सही ऑप्शन के अनुसार सही क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ क्या होना चाहिए, माइनस। यानी या तो यहाँ मिस प्रिंट है या तो ऑप्शन में मिस प्रिंट है। अब देखिए इतना से अगर हम कर दें 3x³ प्लस x माइनस 1 को भाग देने पे क्या आएगा, तो भाग देने जब भी बोलेगा ना तो आप पूरा भाग मत करिएगा, बस इतना बराबर 0 मान लीजिए। अब यहाँ से x का मान 1 निकला, अब x का मान 1 यहाँ बैठाइए, तो हम लोग लिखेंगे 3x³ प्लस x माइनस 1, मान बैठाएंगे तो मान बैठ जाएगा x का कितना, 1 का क्यूब, ये आप क्यू कर दीजिए, प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। 3 गुना 1 का क्यू क्या होता है, 1 प्लस 1 माइनस 1, सॉल्व करेंगे 3, ये माइनस प्लस तो कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, 3। तो 3 हम लोग का आंसर आ गया। अब बताइए आपका ऑप्शन के अनुसार 3 आया कि नहीं आया, तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है 3, ऑप्शन नंबर सी में दिया, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का अगर ये क्वेश्चन रहता तो आंसर हम लोग का 3 आता, जो ऑप्शन सी में सही है। यानी क्वेश्चन में या तो यहाँ प्लस ना होकर माइनस कर देंगे तो सही ऑप्शन आएगा, या ऑप्शन में कहीं हम लोग -5 दे देंगे, कोई भी एक ऑप्शन में, ठीक है। यानी ऑप्शन सी में ही हम लोग 3 ना देकर ऑप्शन क्या देना चाहिए था, -5। तो आपको कंसेप्ट को समझ के जाना है, पूरा रटना नहीं है कि हम लोग का -5 आएगा प्लस है, तो ऐसा रटना नहीं है। अगर यहाँ इसके अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, जब शेषफल पूछे तो आपको बिल्कुल भाग नहीं करना है, जितना से भाग लगाने बोलेगा इसको 0 का बराबर लिख के x का वैल्यू निकालेंगे, x का जो भी वैल्यू निकलेगा यहाँ बैठा देंगे, बैठाने के बाद सॉल्व करके जो आएगा वो आंसर है। आपको शायद समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन में किस टाइप से एरर या मिस्टेक, कुछ भी आप बोल लीजिए, प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ भी बोल लीजिए, उस टाइप का है, ठीक है। चलिए, लेकिन समझ में आपको आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा, बहुत ही आसान है, x² प्लस 2xy प्लस y², यानी a² प्लस 2ab प्लस b², इसका फॉर्मूला होता है x प्लस y का होल स्क्वायर। अब बताइए किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10, आपको फॉर्मूला तो हर हाल में याद करके जाना है, जितना भी फॉर्मूला होता है ना, आपके बुक में जितना फॉर्मूला है आप याद करके जाइए, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला आएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए लिखा है, इनमें से कौन 2 चर वाले समीकरण है, तो 2 चर वाला जो समीकरण होता है उसमें 2 चर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर अगर आप बी में देखें तो इसमें x भी है और y भी है, x एक चर हो गया, y एक दूसरा चर हो गया, यानी 2 चर है इसमें, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यही 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा, क्योंकि बाकी ऑप्शन ए में तो केवल x है, ऑप्शन सी में y है और ऑप्शन डी में x है, x y दोनों केवल ऑप्शन बी में है, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। हो सकता है यहाँ पर आपको जो इसमें चर दिख रहा है x y, एग्जाम में हो सकता है st दे दे, ठीक है, कुछ भी चर वो दे सकता है, बस 2 चर होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है निम्नलिखित हलों में कौन समीकरण का हल है। देखिए यहाँ एक समीकरण दिया x प्लस 2y प्लस 6, ठीक है। अब ऑप्शन को आप अगर ध्यान से देखें तो पहला ऑप्शन में x का मान 2 लिखा है और y का मान 1, तो हम लोग x का मान x के जगह में, y का मान y के जगह में बैठा के 6 लाएंगे। देखिए x का मान 2 यहाँ रखेंगे, y का मान 1, तो 2 एकम 2, 2 यहाँ 2 था, x का मान 4 आएगा, 6 तो नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए होगा नहीं। हम लोग को ऑप्शन से चेक करना है, और ऑप्शन बी में दिया हुआ है x बराबर 1 और y बराबर 2। अब x का मान 1 रखेंगे, y का मान 2, 2 दूनी 4 जोड़ 1 कितना होगा 5 आ रहा, लेकिन यहाँ है 6, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी x बराबर 2 और y बराबर भी 2, शायद ऑप्शन सी में यही वैल्यू, हाँ x का मान 2 बैठाएंगे, y का मान 2, तो यहाँ 2 दूनी 4 होगा, यहाँ 2 था, 4 और 2 6, यानी ऑप्शन सी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर। आप इस तरह मान को बैठा बैठा के चेक करिएगा, इसका इंडिविजुअल निकालने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना बनेगा इसके बाद, 12 बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर 12 रहा। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि समीकरण एक दिया हुआ है आपको, वो समीकरण क्या है, तो समीकरण दिया है y बराबर 3x, ठीक है। तो बोला है
कि आरेख मूल बिंदु से होकर जाएगी। देखिए कैसे समझेंगे कि आरेख मूल बिंदु से होकर जाएगी कि नहीं जाएंगे। सिंपल सा तरीका है, आप x का मान 0 मानिए, जब x का मान 0 मानेंगे तो y भी क्या आएगा 0। और मूल बिंदु से तभी जाता है जब x y 0 हो। जब x का मान हम लोग 0 मानेंगे तो y का मान भी क्या आ जाएगा 0, और मूल बिंदु हमेशा 0 0 होता है, यानी आंसर हम लोग का क्या होगा, हाँ होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, हाँ। ए नंबर में क्या होगा, हाँ, जहाँ यस लिखा हो, ठीक है, आंसर हो गया। यानी ए नंबर में आप टिक लगा के आ सकते हैं आराम से। क्लियर है यहाँ तक? तो 12 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा अभी। अब इसके बाद आप इसे नोट करिए, 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है y अक्ष का समीकरण। जब कभी भी आपको y अक्ष का समीकरण पूछे तो y अक्ष का जब कभी भी समीकरण पूछे तो इसका समीकरण हमेशा x बराबर 0 होता है। क्या होता है, x बराबर 0। जब कभी भी y अक्ष का समीकरण पूछे तो x बराबर 0, ऐसा ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, x बराबर 0। लेकिन अगर कभी भी आपसे x अक्ष का समीकरण पूछे तो y बराबर 0 होगा। ये दो ही हमेशा आता है, या तो वो x अक्ष का समीकरण पूछे तो हम लोग वो x बराबर, अगर वो x अक्ष का समीकरण पूछे तो y बराबर 0 लिखेंगे आंसर। अगर वो y अक्ष का समीकरण पूछे तो x बराबर आपको 0 लिखना है। इसको उल्टा करके हर बार देता है। हो सकता है ऐसा दे दे कि बोले यदि x बराबर 0 है तो कौन सा अक्ष का समीकरण है, तो आपको लिखना y अक्ष का समीकरण है। वो इसी को बार बार चेंज करके दे सकता है। आपको दोनों बातें अच्छे से याद रखना है। आपको यहाँ x अक्ष का पूछेगा तो y बराबर 0 आंसर होगा, अगर y अक्ष का समीकरण पूछेगा तो x बराबर 0 आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो अभी हम लोग देखें कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। हमेशा इसको याद रखना है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0 0। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में आप ग्राफ देख रहे होंगे, एक ग्राफ का चित्र दिया हुआ, ठीक है। तो वो जो ग्राफ का चित्र है उसमें p का वैल्यू बोला है, तो x कहाँ तक गया है, तो x का वैल्यू गया है 3 तक और y का वैल्यू गया है 2 तक। यानी इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का p का मान अगर निकाले तो 3,2, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 3,2। अब बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है रेखाएं समांतर होती है यदि वे परिच्छेद नहीं करती हैं का कथन निम्नलिखित के रूप में दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, यूक्लिड के द्वारा दिया गया। लेकिन ये क्या है, अभिधारणा है या अभिगृति है, तो ये एक अभिधारणा है। तो आपको लिखना है ये अभिधारणा। ठीक है, आपको जितना भी अभिधारणा और अभिगृति है सारा याद करना है, उससे एक क्वेश्चन छपने वाला है एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज कैसी होती है, समकोण। कैसे समझते हैं, ये एक त्रिभुज है मान लेते हैं, ठीक है। इसका दो कोण ये और ये बोला है दो कोणों का योग एक कोण के बराबर हो, ठीक है। दो कोणों का योग एक कोण के बराबर हो तो ये दो कोण जो भी होगा, ठीक है, ये दो कोण क्या होगा, जो भी होगा, दोनों का वैल्यू बराबर होना चाहिए, तब इसको जोड़ के इसके बराबर आएगा। तो ऐसा कोण हमेशा क्या होता है, समकोण। ऐसा कोण हमेशा क्या होता है, समकोण। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। बस आपको ये सारा बात याद रखना है, समकोण त्रिभुज। ये स्टेटमेंट इसी तरह आएगा यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या होती है, समकोण होती है। इस टाइप से आपका आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 इधर सॉल्व करते हैं। 18 नंबर को 18 नंबर में बोला है x का मान निकालना है, लेकिन x का मान तब निकलेगा जब इस चित्र को हम लोग यहाँ अगर ड्रॉ करके एक बार समझ लेते हैं। तो इसमें इस टाइप से दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये दो रेखाएं हैं, ये दिया हुआ है P, इसको बोला है वो Q, और बीच वाला को O, ये हो गया S, और इधर लिखा हुआ है R। ठीक है, ये जो एंगल है ना इसको वो माना है 3x, इस एंगल को माना है 4x, और इस एंगल को वो दिया 40 डिग्री है ये। ठीक है, अब इसमें से बोला x का वैल्यू। अब देखिए POQ एक रेखा है और रेखा का ऊपर एक तरफ का पूरा कोणों का योग जिसको रैखिक युग्म कहते हैं 180 होता है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 4x जोड़ 3x जोड़ 40 डिग्री बराबर कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। क्योंकि रेखा के एक ओर का पूरा, अगर ये पूरा एंगल का बात करें तो 180 का होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7x बराबर 180, 40 को बराबर का इधर ले आना है तो -40 हो जाएगा। माइनस करने पर आएगा 140 डिग्री, और x 7 आ जाएगा बटा में, 7 से इसको कैंसिल करेंगे कितना बार में 20, यानी x का मान आएगा 20 डिग्री। यही हम लोग का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, इस टाइप से आपको चीज़ों को सॉल्व करना है। ये कंसेप्ट याद होना चाहिए। एक रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म का योग हमेशा 180 पे होता है। ठीक है, अब बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 है ना, इसमें भी एक चित्र बना हुआ है। जैसे ये दिया हुआ है, उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये और ये, ठीक है। इस टाइप का एक डायग्राम इसमें दिया हुआ है। नाम दे देते हैं इसका नाम दे देते हैं, ये P है, ये R दिया हुआ है, क्लियर तो दिख नहीं रहा है ना, ये Q दिख रहा, PQR, इसको दे देते हैं क्या लिखा हुआ है, S दे देते हैं, है ना, इसको क्या दे देते हैं S, और इसको O दे देते हैं, दिख नहीं रहा क्लियर। अब उसके बाद देखिए ये दिया हुआ 130 डिग्री, ये कितना है 130, और ये दिया हुआ 110 डिग्री, ठीक है, 110 है, ये 130 है। आपसे ये एंगल पूछा है, यानी एंगल कौन सा पूछ रहा है, ये PQR, ये एंगल। अब देखिए इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए ना आपको इस रेखा के समांतर यहाँ से एक रेखा खींचना है, ये एकदम पैरेलल होगा, क्या होगा, समांतर, ठीक है, समांतर एक रेखा हुआ। अब देखिए समझते हैं, ये वाला लाइन जो है ये दोनों समांतर रेखा के बीच में है ना, दोनों समांतर रेखा के बीच में है। तो अब एक चीज देखिए, ये वाला और ये वाला एकांतर कोण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एकांतर कोण। अगर ये 130 है तो पक्का ये भी क्या होगा, 130 होगा। अगर ये 130 है तो ये कितना होगा, 50, ये कितना डिग्री होगा, 50, ठीक है। अब इधर 110 है तो अंदर वाला कितना हो जाएगा, 70, अंदर वाला कितना, 70। अब त्रिभुज का तीनों कोनों को जोड़ेंगे तो कितना आता है, 180। अगर ये 70 ये 50 है तो ये कितना बचेगा, तो 180 से हम लोग घटा देंगे 70 50 120 को, यानी आएगा 60 डिग्री। ये 60 डिग्री हम लोग का आंसर हो गया। बस इस तरह आपको सिंपल सॉल्व करना है। सॉल्व करके तो आपको दिखाना नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आएगा, आपको तो गोला भरना है। तो आप रफ में इस तरह कहीं से भी या क्वेश्चन में ही आप इस तरह करके समझ सकते हैं चीज़ों को। एक बार हम लोग रिपीट करते हैं इसको। एक समांतर रेखा खींचना है इस टाइप से जो RS के समांतर हो। ये वाला कोण, ये वाला कोण एकांतर अंत कोण कहलाता है। तो ये 130 है तो ये भी 130 होगा। ये कोण और ये कोण रेखिक युग्म से 180 होना चाहिए। तो ये 130 है तो ये 50 बचा, ठीक है, ये 50 है। इसी तरह ये भी एक रेखिक युग्म बनाएगा। ये 110 है तो ये 70 होगा, क्योंकि 180 होता है रेखिक युग्म। ये 70 ये 50, त्रिभुज का तीनों कोनों का योग 180 होता है। तो ये 70 है ये 50, 120 तो हो गया, तो ये बचा कितना है, 60। 60 हम लोग का क्या हो गया, आंसर। बस इस तरह आपको सॉल्व कर लेना है। इसके बाद और भी हम लोग बहुत सारे सेट को सॉल्व करेंगे। जितना भी सेट है ना, सबको अगर आप सॉल्व करके जाइएगा तो आपका 40 में 40 आएगा। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपको एकदम हुबहू क्वेश्चन भी मिल सकता है सेट से, ठीक है। सारे सेट को आपको प्रैक्टिस करना है और हम लोग इसी तरह अच्छे से समझ के प्रैक्टिस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखिए आप 20 को सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की सर्वसमता की एक कसौटी नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर सी लिखा है साइड साइड एंगल, ये सर्वसमता कसौटी नहीं होता है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। SSA भुजा कोण, ये सर्वसमता कसौटी नहीं होता है, ये तो आंसर हो गया। लेकिन सर्वसमता कसौटी कौन कौन सा होता है वो तो आपको जानना जरूरी है। तो आप लिखिए मेरे साथ। पहला जो सर्वसमता कसौटी होता है वो होता है एंगल, जैसा कि इसमें भी दिया हुआ है ऑप्शन, है ना। तो हम लोग लिखते देखिए साइड एंगल साइड, ये होता है 2 नंबर। उसके बाद आपका एंगल साइड एंगल भी होता है, ये भी सर्वसमता कसौटी होता है, ये नहीं होता है, ठीक है, ये होता है में, ये होगा सर्वसमता कसौटी, ठीक है। उसके बाद एंगल साइड, ये भी सर्वसमता कसौटी होता है, तो 3 हो गया, है ना, 4। इसके बाद देखिए हम लोग का साइड वाला भी सर्वसमता कसौटी होता है, 5 नंबर। एक होता है RHS क्या समझते हैं, R का मतलब हो गया राइट एंगल, यानी एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए और उसका एक कर्ण बराबर होना चाहिए और एक कोई भी भुजा बराबर होना चाहिए कर्ण के अलावा। यानी जो सर्वसमता कसौटी होता है वो ये 5 कंडीशन पे होता है, तो आपको पांचों याद रखना है। साइड एंगल साइड से सर्वसमता कसौटी होगा, एंगल साइड एंगल से भी होगा, एंगल साइड से भी होगा, साइड से भी होगा, यानी भुजा से। RHS से भी होगा, समकोण कर्ण और भुजा, इससे भी सर्वसमता कसौटी होता है। अब सर्वसमता कसौटी ये तो हो गया, तो एक तो पहला इससे नहीं होगा, साइड एंगल से नहीं होगा। दूसरा एंगल से भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा सर्वसमता कसौटी और इससे भी नहीं होगा। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा इनमें से किससे नहीं होगा। एक तो इसमें दे दिया, बस ये दोनों याद रखना है कि इस दोनों से नहीं होगा, बाकी सबसे तो होगा ही ना। इधर 5 कंडीशन से होगा, ये 2 से नहीं होगा। आपसे क्वेश्चन भी इसी तरह पूछता है किससे नहीं होगा, ये दोनों याद रखिए, नहीं होगा, बाकी इस कंडीशन से होगा। क्लियर है, इसके बाहर एक भी इससे क्वेश्चन नहीं आने वाला है, इसी में से वो पूछेगा घुरा फिरा के, ठीक है। चलिए तो 20 क्वेश्चन हम लोग का देखिए कंप्लीट हो गया। अभी और 20 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इस क्लास को आप पूरा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा आने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है कि एक ट्राइंगल है PQR, तो हम लोग भी बना लेते हैं एक ट्राइंगल PQR, ठीक है। एक ट्राइंगल बना लिए, नाम दे दिए PQR। अब इसमें लिखा हुआ PQR में जो क्वेश्चन नंबर 21 है, कोण R, जो कोण R है ये बड़ा है कोण Q से, यानी कोण R बड़ा है कोण Q से।
ठीक है। तो आगे ऑप्शन में आपसे पूछा है कि बताइए कौन सा भुजा बराबर है। तो आपको एक बात याद रखना है कि बड़ा कोण के सामने का भुजा भी बड़ा होता है। बड़ा कोण के सामने का भुजा हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो बताइए कोण आर के सामने का भुजा क्या है, पी क्यू। तो हम कोण आर का नीचे क्या लिखेंगे, पी क्यू, बड़ा का सिंबल। अब बताइए कोण क्यू के आगे का भुजा क्या है, पी आर। तो हम लोग कोण क्यू के नीचे क्या लिखेंगे, पी आर। तो इस हिसाब से हम लोग का पी क्यू बड़ा है किससे, पी आर से। अब ऐसा ऑप्शन आपको खोजना है कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर अगर आप देखें बी नंबर, जिसमें लिखा है पी क्यू बड़ा है पी आर से, यानी ऑप्शन बी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इस कंसेप्ट को याद रखना है कि बड़ा कोण के सामने का भुजा भी क्या होता है, बड़ा होता है। बस बाकी वो कुछ भी पूछे हम लोग को इस तरह बैठा देना, सिंपल चित्र बना के देख के आंसर आ जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 22 को देखेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है कि ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, इसमें BC और AC बराबर है। तो फिर से हम लोग एक ट्राइंगल यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, फिर से समझने के लिए हम लोग क्या बना लिए, एक ट्राइंगल बना लिए। ट्राइंगल का नाम क्वेश्चन के अनुसार लिखते हैं, जिसमें लिखा हुआ A, B और C। ठीक है, और क्वेश्चन में ही बोला है कि BC, ये BC बराबर है किसके बराबर है, AB के, यानी ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, और साथ ही साथ बोला है कि कोण B 80 डिग्री है, यानी इस एंगल का वैल्यू दिया हुआ 80 डिग्री। अब एक बात आपको समझना है कि बराबर भुजा के संगत कोण बराबर होते हैं, यानी BC भुजा है, इसके जस्ट सामने का कोण A है, यानी हम बोल सकते हैं कोण A। ठीक है, और AB जो भुजा है इसके सामने का कोण क्या है, AB भुजा के सामने का कोण C है, यानी हम बोल सकते हैं कि कोण A और कोण C आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, आपस में क्या बराबर है, यानी कोण A जितना डिग्री का होगा कोण C भी उतना ही डिग्री का होगा। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, एंगल A पूछा है। तो एक बात आपको समझना है कि ये अगर 80 डिग्री है और हम जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये 80 डिग्री है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये 80 डिग्री चल गया तो बाकी बचा कितना, तो हम लोग को पता है कि 180 में अगर 80 को माइनस कर दें तो बचेगा 100 डिग्री। अब 100 डिग्री बचा है तो 100 डिग्री में A और कोण C का योग होगा, यानी कोण A जोड़ कोण C का मान कितना डिग्री है, 80, 100 नहीं 100 डिग्री है ना। अब A और C आपस में बराबर है तो कोण C को हम लोग कोण A लिख सकते हैं और कोण A को C लिख सकते हैं। इसका मतलब सॉल्व जब करेंगे इंप्लाइज करेगा ये 2A होगा बराबर 100 डिग्री, 2 से ये 50 बार में कटेगा, यानी कोण A का मान कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। कोण A का मान कितना आ जाएगा, 50 डिग्री है। तो ये 50 होगा तभी ना, 50 50 100 होगा, यानी हम लोग का एंगल A 50 डिग्री निकल के आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर C में टिक लगा के आइएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। ठीक है, बस इस तरह हम लोग को समझ के आराम से सॉल्व करना है, इस तरीका से। ठीक है, और बाकी आपको कंसेप्ट भी याद रखना है कि बराबर भुजा के संगत कोण बराबर होते हैं, इसी तरह बराबर कोण के संगत भुजा बराबर होते हैं, ये सारा चीज याद भी रखना है। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है एक चतुर्भुज की 3 कोण दिया है, चौथा कोण। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 में से तीनों कोणों का योग को घटा देना है, यानी 75 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 75 डिग्री, चौथा कोण निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। 75 75 आ गया 150, यानी आ जाएगा 240। 240 से इसको हम लोग माइनस करेंगे तो आएगा 120। अब बताइए 120 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। यानी क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 120 डिग्री चौथा कोण हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, जैसा क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है एक समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक ही क्रम में मिलाने पर बनने वाली आवृत्ति होती है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है ना कि एक समचतुर्भुज है। ठीक है, समचतुर्भुज क्या होता है, जिसका चारों भुजा बराबर हो लेकिन अंदर का कोई भी कोण 90 डिग्री का ना हो। चारों भुजा क्या हो, बराबर हो लेकिन अंदर का कोण 90 डिग्री का ना हो, उसे समचतुर्भुज के नाम से जानते हैं। अब इसमें समचतुर्भुज मान लेते हैं A B C D। अब इसके मध्य बिंदु को मिलाने बोला है, तो ये एक मध्य बिंदु मान लेते हैं, ये एक मान लेते हैं, इसको मिलाएं। इसी तरह ये एक मध्य बिंदु, ये अब इसको भी मिलाना है। ठीक है, ये इसके हमेशा समांतर और बराबर होगा, ये इसके हमेशा समांतर और बराबर होगा। इसी तरह हम इसको मिलाएंगे और इसी के समांतर और बराबर मिलाएंगे, यानी ये इसके समांतर और क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, समांतर और क्या होगा, बराबर। तो इस केस में अगर D E F G अगर नाम दें तो बोला अंदर वाला जो ये
चतुर्भुज बनेगा, इसका नाम क्या होगा? तो अंदर वाला जो चतुर्भुज बनेगा ये एक आयत के जैसा होगा। क्यों? क्योंकि इसका आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर है, ये भी समांतर और बराबर है, लेकिन ये भुजा ना इसके बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये भुजा इसके बराबर नहीं होगा। अगर चारों भुजा बराबर होता है हम उसका नाम वर्ग देते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है? एक आयत है। ये क्या कहलाएगा? एक आयत। आपको इसको समझना है, ये एक आयत है, यानी हम लोग का बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये आमने सामने की भुजा तो बराबर और समांतर होती है, लेकिन ये जो भुजा दोनों ना ये बराबर नहीं हो सकता है, और बराबर होता तो हम लोग क्या नाम देते? वर्ग नाम देते। क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के मध्य बिंदु किसी भी एक शीर्ष को चौथा बिंदु लेकर एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं जिसका क्षेत्रफल बराबर है। ये भी बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन में क्या लिखा हो ना कि एक त्रिभुज है, ठीक है, मान लेते हो त्रिभुज ABC है। अब इसका मध्य बिंदु ले लेते हैं, एक ये, एक ये, एक ये। तो इसमें बोला है कि कोई भी दो मध्य बिंदु को मिलाने के बाद एक तीसरा शीर्ष को लेना है। तो मान लेते हैं D है, ये E है, तो तीसरा शीर्ष का मतलब हो गया ये वाला शीर्ष ले लेते हैं। तो इससे बनेगा AD और इसका नाम E दे देते हैं, E तो दे दिए, F दे देते हैं, ADF और E। इस टाइप से एक हम लोग का क्या बना? चतुर्भुज। ये वाला सीधा है, ये क्या बना? एक चतुर्भुज। ठीक है, तो ये जो चतुर्भुज है आपको इसी को बनाने बोला था। ठीक है, तो ये चतुर्भुज पूरा क्षेत्र का, पूरा एरिया का क्या होगा? तो ये जो चतुर्भुज बनेगा इस पूरा एरिया का, जो आपको ये पूरा एरिया दिख रहा है ना, ये पूरा एरिया का आधा होगा ये वाला। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जो एरिया, ठीक है, एरिया जो ये वाला निकल रहा है ये, ठीक है, एरिया ये वाला मतलब क्या? ADFE। आपका इसी का मान पूछा है। ये हम लोग का आधा होता है। तो किसका आधा होता है? तो ये आधा होता है एरिया ABC का, ABC का आधा होता है। ये जो एरिया होगा वो पूरा ABC का क्या होता है? आधा, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये हाफ होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग का सही आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। यही दिया हुआ है ऑप्शन नंबर A में, ये आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर A में आपको टिक लगाना। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा, इस तरह से बोला था। मान लिया जाए अगर यहाँ से इसको मिलाने के बाद अगर DEF जो ट्राइंगल बनेगा ये वाला पूछे इसका एरिया, तो ये 1/4 होता है ABC का, तब यहाँ 1/4 एरिया ABC आता। ठीक है, वो कुछ भी चेंज करके दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें लिखा है दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखिए इसमें ना चित्र बना के आपको समझना है, क्योंकि इसमें भी एक समांतर चतुर्भुज, दो समांतर चतुर्भुज है। तो एक तो हम लोग चित्र बना लेते हैं इस टाइप से। ठीक है, ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज का चित्र। ठीक है, ये हो गया समांतर चतुर्भुज का चित्र इस टाइप से। एक और हम लोग समांतर चतुर्भुज निकालते हैं इसमें, जैसे ये। ठीक है, अब इस रेखा को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इसके समांतर लेते हैं। ये दोनों क्या हो गया? एक दूसरे के समांतर हो गया। यानी ये रेखा जो आ रहा है ना वो समांतर इसके है। ठीक है, और ये रेखा जो आ रहा है ये समांतर इसके है। अब दोनों का आधार देखिए तो एक ही है और दोनों समांतर रेखा के बीच में है, यानी ABCD। ठीक है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, और साथ ही साथ यहाँ नाम दे देते हैं हम लोग EBC और F। ठीक है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो इन दोनों का जो एरिया होगा, इसका कहने का मतलब है कि एक ही आधार, मतलब BC एक ही आधार है, और AF और BC दो समांतर रेखा के बीच में दोनों चतुर्भुज है। तो अगर एरिया हम लोग ABCD का बात करें, ABCD का, तो ये एरिया बराबर होगा किसके? एरिया EBCF के। ये दोनों एरिया आपस में क्या होता है? बराबर होता है। इस बात को आपको याद रखना है। अगर दोनों एरिया बराबर है इसका मतलब ये 1:1 होगा। कैसे? अगर इस एरिया का कोई भी वैल्यू आप मान लीजिए 10, 20, 30 कुछ भी, ये जितना मानेंगे ये भी उतना, अगर दोनों आपस में कटेगा तो 1:1 ही आएगा। तो हमेशा 1:1 में ही आपको आंसर करके आना है। यानी इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये यहाँ से जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर आपका 22 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, 26, ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, इसका कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, कब क्या चेंज आएगा इसमें, और ये चित्र से हम लोग समझेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 भी आपका हो गया। तो आंसर क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 26 का? ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ठीक है, आपको बी में टिक लगाना है, 1:1। चलिए इसको आप नोट करिए अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है किसी वृत्त का AD एक व्यास है। एक वृत्त हम लोग बनाते हैं, ठीक है, और इसका AD एक व्यास देते हैं। इसका नाम दे देंगे A और इसका नाम दे देंगे D। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है
और ए बी एक जीवा है यदि ए डी का वैल्यू 34 है, ये पूरा कितना है 34 सेंटीमीटर। अगर पूरा 34 है तो ये 17 हो जाएगा आधा, और ये भी कितना हो जाएगा 17, आधा आधा हो जाएगा क्योंकि 20 से ओ मान लेते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है कि ए बी 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए बी 30 है तो वृत्त के केंद्र से ए बी की दूरी ज्ञात कीजिए। ये जो आपको ए बी दिया है ना जीवा, वो ए बी मिस्टेक से ए दे दिया, ए नहीं आएगा। आप ऐसा करिए, ए बी को आप मान लीजिए बी सी, क्या मान लीजिए बी सी, वो मिस प्रिंट है। अगर ए बी का जीवा हम लोग 34 ए डी का दिया है, ए बी का जीवा अगर हम लोग 30 से दिया है और बोला है केंद्र से ए बी का दूरी, तो ए बी अगर हम लोग देंगे तो ए तो एक शीर्ष मानना पड़ेगा ना, और बी यहाँ देंगे तो यहाँ से दूरी हम लोग जब निकालेंगे तो हर बार अलग अलग आएगा, दूरी आएगा कि नहीं अलग अलग। तो ये क्वेश्चन में मिस प्रिंट फिर से है, आप इसको सुधार लीजिए। पूरा गलत क्वेश्चन प्रिंट किया गया है, वो ए नहीं होगा बल्कि बी सी होगा। तो मान लेते हैं हम लोग का यहाँ से ये बी सी है, ये क्या मान लिया बी सी। आपको वो ए डी ए बी की जगह में क्या करना है बी सी करना है, आप उसको ठीक कर लीजिए। क्वेश्चन में मिस्टेक प्रिंट है, ठीक है, मिस प्रिंट कर दिया क्वेश्चन को। और ये दूरी कितना दिए रखा है, ये दूरी पूरा आपको दे रखा है 30, ठीक है। ये दूरी कितना है 30 है। तो यहाँ से बीचों बीच अगर मिलाएंगे तो ये 2 भाग में फिर कटेगा, तो 2 भाग में कटने के लिए ये बनेगा 15 का, और यहाँ से अगर यहाँ मिलाएं तो 17 बनेगा, क्योंकि केंद्र से परिधि का दूरी हमेशा बराबर होता है जो त्रिज्या कहलाता है। तो अब अगर ध्यान से आप देखें, ये 30 को हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग कुछ भी मान लेते पी। तो अब अगर ध्यान से देखें तो आपसे पूछा है ओ से पी का दूरी, बोला है इस व्यास से जीवा का दूरी कितना है। तो ये हम लोग का ओ पी बी एक समकोण त्रिभुज बना रहा है जिसमें 15, इसको मान लिए 15 दिया है, बी पी और ओ बी 17 हो जाएगा। तो ओ पी दूरी है तो ओ पी का वैल्यू निकालना है। तो आपको याद होगा समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग दूरी निकालते हैं। तो ओ पी हम लोग का लंब हो गया, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर, यानी 17 का तो स्क्वायर होगा और साथ में माइनस 15 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में जो गलती था उसको सुधारना है आपको, और मान तब हम लोग का निकलेगा। 17 का स्क्वायर करेंगे 289, 15 का स्क्वायर करेंगे 225, इसको घटाएंगे तो आएगा 64, और इसका हम लोग का निकलता है 8 सेंटीमीटर, स्क्वायर नहीं होगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखिए दूरी, क्वेश्चन नंबर 27 का जो पूछा था कि कितना दूरी पर है, तो 8 सेंटीमीटर दूरी पर है। ये ऑप्शन नंबर डी में आपको मिल जाएगा। 8 सेंटीमीटर किस में मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी में। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो चुका है, यानी मिसप्रिंट होता है, तो हम लोग उसको सुधारते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 को बनाएंगे, और 28 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसमें लिखा है कि ए बी 12 सेंटीमीटर है और बी सी 16 सेंटीमीटर, और ए बी रेखाखंड बी सी पर एक लंब है, ए बी सी से होकर जाने वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए क्या बोला है इसमें, हम लोग पहले समझते हैं। ये इसको समझने के लिए एक हम लोग को सर्कल बनाना पड़ेगा, ठीक है। सर्कल हम लोग बाद में भी बना सकते हैं, इसका एक केंद्र हम लोग मान लिया, ठीक है। अब देखिए ये हम लोग का यहाँ से ये त्रिज्या कहलाया, और ऐसे भी मिलाया तो क्या कहलाएगा त्रिज्या, ठीक है। अब इसको हम लोग को मिलाना है। तो आपका जो क्वेश्चन था ना, वो क्वेश्चन बोला था कि इसमें से ए बी जो है वो लंब है, ए बी लंब है मतलब 90 डिग्री, किस पर लंब है ए सी बी सी पर, तो ये बी सी हो गया। आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि यदि ए बी 12 सेमी हो, ए बी कितना सेमी है 12 सेमी, ठीक है, ये 12 सेमी होगा, ए बी कितना होगा 12 सेमी, और बी सी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो बी सी दिया हुआ है 16 सेमी, तो इसको 16 सेमी मानेंगे, ठीक है। और ए बी रेखाखंड बी सी पर लंब है, ये ए बी बी सी पर क्या लंब है मतलब 90 डिग्री का है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में बोला था तो ए बी और सी से होकर जाने वाली वृत्त की त्रिज्या, ए बी और सी से ये वृत्त जा रहा कि नहीं जा रहा, जा रहा, तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये हम लोग का सेंटर है, ठीक है। तो देखिए ये वृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगा, तो ये पूरा तो हम लोग का जितना वैल्यू होगा उसका ये आधा होगा ना। तो ए सी का पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए सी निकालने के लिए आपको ए बी का स्क्वायर करना होगा और बी सी का स्क्वायर करना होगा। तो ए बी का वैल्यू कितना है 12, हम लोग बैठाएंगे 12 का स्क्वायर, बी सी कितना दिया हुआ है 16, तो ये आया 16 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 और 16 का स्क्वायर करेंगे 256, इसको जोड़ेंगे तो आएगा कितना 400, जोड़ने पर कितना आएगा 400, 400 का वर्गमूल कितना होता है 20। अगर ए सी 20 है तो इसका आधा अगर इसको ओ मान ले तो जो ओ ए है वो क्या है त्रिज्या, या ओ सी भी त्रिज्या है, तो ये पूरा अगर 20 का है तो आधा कितना होगा ना, आधा ही क्या कहलाता है त्रिज्या, क्योंकि ये व्यास है पूरा AC, तो आधा कर देंगे तो आधा 10 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 सेंटीमीटर।
अगर पूरा 20 है तो आंसर क्या आएगा 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है यहाँ तक? शायद समझ में आपको आया होगा। जो ये वृत्त है ना, वृत्त का ये व्यास कहलाता है क्योंकि केंद्र से जा रहा है, उसका आधा त्रिज्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है कि पटरी और प्रकार की सहायता से निम्नलिखित कोण की रचना करना संभव नहीं है। इसमें से कौन सा कोण का रचना करना संभव नहीं है? जो आपके स्केल और कंपास का उपयोग करना है आपको। तो ऑप्शन नंबर जो आपको बी दिख रहा है ना, 40 डिग्री का प्रयोग करके आप नहीं बना सकते। इसमें चांद का प्रयोग नहीं बोला है, इसमें बोला आप एक तो स्केल ले लीजिए और इसके अलावा कंपास। तो आपको कंपास से बनाना है, तो कंपास से 40 डिग्री कभी नहीं बन पाएगा। बाकी सारा बन जाएगा, जो ऑप्शन में दिया हुआ है ना वो आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है कि 2√2 सेंटीमीटर, √2 नहीं √3 दिया हुआ है। ठीक है, 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। यानी ये क्या दिया हुआ आपका ए का मान, भुजा को हम लोग क्या मान लिए, ए मान लेते हैं। अब बताइए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a²। ए मतलब भुजा। अब यहाँ मान बैठाना है तो √3 तो रहेगा, 4 का 4, ए का मान कितना बैठाएंगे 2√3 ए का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा √3 बटा में तो 4 है, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब बचा क्या 3√3। अगर आप अच्छे से देखें तो 3√3 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा, बल्कि ऑप्शन पॉइंटों में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन अगर पॉइंट में मान लिया दिया जाए तो हम लोग को इसको पॉइंट में बदलना होगा ना। तो चलिए हम लोग को पता होना चाहिए कि √3 का मान होता है 1.732। अब इसको हम लोग गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 7 21 के एक हाथ में 2, 3 और 2 5, यानी 5.196। तो 5.196 सेंटीमीटर स्क्वायर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर देगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। अब इसमें आपको करना क्या है ना, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। यहाँ भुजा को हम लोग ए माने हैं, भुजा को क्या माने ए। आप ए की जगह में भुजा भी लिख सकते हैं लेकिन स्क्वायर देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 30 भी कंप्लीट हो गया, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 को बनाएंगे। हीरोन का सूत्र आप पढ़े होंगे, हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके हम लोग इसको आसानी से बना लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है एक त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए मान लेते हैं पहला भुजा ए है जिसका वैल्यू दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा भुजा बी है जिसका वैल्यू दिया है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तीसरा भुजा को हम लोग सी मान लेते हैं जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 52 सेंटीमीटर। ठीक है, हीरोन का सूत्र लगाने के लिए सबसे पहले आपको S निकालना होता है जो अर्ध परिमाप कहलाता है, यानी a + b + c/2 होता है। a का मान 56, b का मान 60 और c का मान 52/2। हम लोग सबको जोड़ते हैं तो जोड़ने पे आएगा कितना 168/2 और इसको हम लोग काटेंगे 2 से भागा देंगे तो आएगा कितना 84, यानी अर्ध परिमाप आ गया 84 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या निकालने बोला था इसमें, क्षेत्रफल। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको हीरोन का सूत्र वाला फॉर्मूला याद होगा, रूट अंडर में हम लोग लिखते थे s, उसके बाद s - a, s - b, s - c, ये s - c है। ठीक है, अब वैल्यू बैठाना है तो देखिए वैल्यू कैसे बैठाएंगे, ये s का वैल्यू कितना आया 84, उसके बाद आएगा 84 - a यानी 56 है a का मान, 84 - b यानी 60 है b का मान, उसके अलावा 84 - c का मान 52 है। सबको घटाना है। चलिए ये बन गया 84 गुना, इसको इससे हम लोग घटाते हैं तो ये 14 से 6 जाएगा, 14 से 6 जाएगा तो बनेगा 8। ठीक है, 14 से 6 गया तो 8, 7 से गया 5 तो 2, इसको माइनस करेंगे 4 से 0 गया 4 और 2 24 आया, इसको भी माइनस करते हैं तो ये आएगा 2 और 3 32। अब देखिए सबको गुना करके वर्गमूल निकालिए, नहीं तो एक और आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं, इसको फैक्टर में तोड़ेंगे। देखिए 7 के पहाड़ा में अगर तोड़ेंगे तो 7 आया और 7 कम 7, 7 दूनी 14, 12 आया। इसको भी तोड़ सकते हैं लेकिन अभी यहाँ से 12 मिल जाएगा। अब हम इसको तोड़ सकते हैं, एक 7 आया ना, आपको जोड़ा बनाना है तो हम 28 को लिख सकते हैं 7 गुना 4। ठीक है, 24 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 12 दूनी 24, क्या लिख सकते हैं 12 दूनी 24, 12 गुना 2 तो 12 का एक पेड़ मिलेगा और एक जोड़ा अगर बन जाए तो वो उसका वर्गमूल निकल जाएगा। 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 16। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग निकालेंगे तो बहुत आसानी से निकलेगा। अब देखिए ध्यान से, एक साथ यहाँ है एक साथ यहाँ है तो 2 7 आया तो ये जोड़ा बन गया ना, तो अगर जोड़ा किसी का बन जाए तो उसका वर्गमूल निकल जाता है। 2 7 के बदले में 1 7 वर्गमूल होगा,
1 12 1 12 2 12, 2 12 का 1 12 वर्गमूल होगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसी तरह 2 2 है तो 1 2 बाहर निकलेगा रूट का, 16 का वर्गमूल 4 होता है। अब हमको सबको करना है गुना, ठीक है, तो गुना करते हैं इन सबको और देखते हैं आंसर आता कितना है। तो गुना करने पर आएगा 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको गुना कर लीजिएगा, ठीक है, तो गुना करने पर जो आएगा वो हम लोग का आंसर होगा। तो गुना करने पर आएगा 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 4 32, 2 7 दूनी 14, यानी आंसर आ जाएगा ऑप्शन कौन सा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है, 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 31 का। इस तरह आपको हीरोन का सूत्र लगा के बनाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, आपसे फिर फॉर्मूला पूछा, तो क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है यदि एक गोले की त्रिज्या दिया हुआ है, गोले की क्या दिया है, त्रिज्या कितना दिया है 2r, गोले की त्रिज्या कितना दिया हुआ है 2r, तो उसका आयतन होगा। तो बताइए गोले का आयतन का फॉर्मूला याद होगा आपको, गोले का आयतन आपको सारा फॉर्मूला याद रखना है, कन्फर्म है फॉर्मूला का यूज बहुत ज़्यादा होने वाला है। गोले का आयतन होता है 4/3 और त्रिज्या यानी r का पावर 3 r3, यहाँ पाई होता है, ठीक है, 4/3 पाई, 4/3 पाई r3, तो 4/3 तो उतार दिए, ठीक है। अब देखिए आपका जो ऑप्शन है वो पाई के फॉर्म में है, तो पाई का मान नहीं बैठाना है 22/7, क्योंकि ऑप्शन पाई के फॉर्म में है तो पाई को छोड़ देना है। अब r का मान कितना बैठाना है 2r का पावर 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4/3 पाई, बताइए 2 का पावर 3 कितना होता है 8, और r का क्यू क्या हो जाएगा r3, यानी इसको सॉल्व करने पर हम लोग का आएगा वो आएगा 8 4 32/3 पाई r3, पाई r3। अब आप ऑप्शन खोजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी में है, 32/3 पाई r3, 32/3 पाई r3, ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 32/3 पाई r3। क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 को देखेंगे। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या लिखा है, इसमें लिखा हुआ है ना, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आपको पता होगा कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a², ए क्या है भुजा है, घन का भुजा, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6a², और इसका वैल्यू दे रखा है कितना 96, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इससे हम लोग a का मान निकालेंगे, तो a बराबर लिख सकते हैं 96/6, ये 6 बटा में आया, इसको काटेंगे 6 के पहाड़ा में, तो कितना बार में कटेगा 16 बार में, कितना बार में 16 बार में, यानी a का मान कितना आ जाएगा 4, क्योंकि a² 16 है तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, यानी भुजा आ गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह हम लोग भुजा निकालें। इसके बाद आपसे पूछा क्या है, बोला घन का आयतन, और घन का आयतन आपको घन का आयतन पूछा है, घन का आयतन, तो बताइए घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन होता है a³, यानी 4 का क्यूब कर देना है, और 4 का क्यूब क्या होता है 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 64 सेंटीमीटर क्यूब हम लोग का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बस सिंपल इस तरह आपको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान तरीका से, बस फॉर्मूला आपको याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसमें 64 सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 को सॉल्व करेंगे। 34 यानी 34 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि 10 मीटर गुना 10 मीटर गुना 5 मीटर विमाओं वाले एक कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे डंडे की लंबाई क्या होगी। सबसे लंबा जो डंडा होगा, डंडे की लंबाई सबसे जो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो जो 10 गुना 10 गुना और कितना है 10 गुना 10 गुना 5 है, ये LBH का मान है, ठीक। तो सबसे लंबे का पूछेगा ना, तो इसका फॉर्मूला होता है √L² प्लस B² प्लस H²। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। L का मान कितना है 10, B का मान भी क्या मान है 10, और H कितना है 5, ठीक है। सॉल्व करेंगे 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 200, 5 का स्क्वायर 25, यानी 225 आया। अब 225 का वर्गमूल कितना होता है 15, यानी हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 34 है इसका सही आंसर 15 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये 15 मीटर आंसर होगा। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, जब किसी कमरे में भी अधिक से अधिक लंबाई का पूछेगा तो इसी फॉर्मूला को आपको लगा के उसका वैल्यू निकालना है। ये मैक्सिमम लंबाई उस कमरे में अट सकता है, कोई भी छड़ हो या कोई भी बांस हो, वो फॉर्मूला होता है यही वाला, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 मीटर। हम लोग का 34 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इसे नोट करिए, अगर आपको लग रहा है ये काम का यार अच्छा है तो आप वीडियो को लाइक करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको भी पता चले, और ये जब कंप्लीट होगा ना तो हम लोग और भी इसके बाद सेट को सॉल्व करेंगे। आपका एग्जाम में 40 में 40 एकदम आ जाएगा, ठीक है। चलिए आप इसे नोट करिए, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसके बाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 35,
क्वेश्चन नंबर 35 में क्या लिखा है, इसमें लिखा है यदि एक बेलन की त्रिज्या आधी कर दी जाए और ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका आयतन होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ एक बेलन, तो हम लोग को पहले से पता होना चाहिए कि बेलन का आयतन क्या होता है। तो हम लोग लिखेंगे बेलन का आयतन। आपको फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। एक तो पहले ये बेलन का आयतन हुआ। अब क्वेश्चन के अनुसार बोला है बेलन का जो आयतन आपका है, ठीक है, तो बेलन का आयतन में हम लोग लिखना है, इसीलिए त्रिज्या को क्या कर दिया जाता है आधा और एच को क्या कर दिया जाता है 2 गुना, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर पाई आर को कर देना है आधा यानी r/2, ठीक, और गुना एच को कर देना है 2 गुना, ये आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा पाई आर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ये 2 का स्क्वायर 4 और 2h, ये 2 से कटेगा 2 बार में, यानी पाई आर स्क्वायर एच बटा क्या आ गया 2। तो बताइए पहले कितना था पाई आर स्क्वायर एच, अब आयतन कितना हो गया पाई आर स्क्वायर एच बटा 2। ये 2 का मतलब आधा हो गया ना, कोई भी चीज को आधा करना हो तो बटा 2 लगा देंगे तो वो आधा हो जाएगा। यानी हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 35 है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आधा। आपको दिख रहा है, अगर मान लिया जाए यहाँ 4 आता तो 1/4 लिखते, 3 आता तो 1/3 लिखते, लेकिन ये 2 आया तो लिखेंगे आधा, यानी पहले का क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ये हम लोग का आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ही आसान है। बोला है वर्ग कितना दिया, वर्ग 90 से लेकर 120, ठीक है, और इसका बोला वर्ग चिन्ह निकालिए। तो देखिए वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है वर्ग चिन्ह का, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है किसका, वर्ग चिन्ह का। चलिए तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है इन दोनों का जोड़, इसको बोल ये 90 है ये 120 है, ठीक है, तो इसको दोनों को क्या करना है जोड़ देना है बटा 2। ये वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला है। कैसा निकलता है वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला, दोनों को जोड़ बटा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जोड़ के आएगा कितना, भागा लगाएंगे तो आएगा 105, यानी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 105, ठीक है। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था। वर्ग अंतराल जिसको वर्ग अंतराल बोलते हैं 90 से 120, ये माइनस नहीं है बल्कि हम लोग बोलते हैं कि वो गया है 90 से 120 तक, तो ये दोनों को हम लोग को जोड़ना है, जोड़ के 2 से भागा लगाना है, जो आएगा वो हम लोग का वर्ग चिन्ह कहलाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 37, क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा है 5, 10, 15, 20, 25 का आंकड़ों का माध्य निकालना। देखिए माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, माध्य सभी संख्याओं को जोड़ना है। तो संख्या क्या क्या दिया हुआ है, 5 दिया है जोड़ 10 दिया है जोड़ 15 दिया है, 15 के बाद क्या लिखा हुआ आंकड़ा में 20, उसके बाद 25। मध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और जितना संख्या है बटा में उतना लिखना है, 1 2 3 4 5 बटा में 5, ठीक है। सबको जोड़ते हैं 5 10 15 15 30 50 75 बटा 5, भागा लगाएंगे तो कितना आएगा 15, यानी क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर क्या आया 15, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन होगा तो ऑप्शन डी में होगा। ऑप्शन कौन सा होगा, डी, क्योंकि ऑप्शन में 15 कहीं है नहीं। तो हम लोग का आंसर अगर आपको गोला भरना हो लिखना होगा आपको इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 15 ऑप्शन में है ही नहीं, 15 ऑप्शन में है ही नहीं। आपको इस बात का ध्यान देना है, आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि शायद गलत हो गया, नहीं, इनमें से कोई नहीं का मतलब क्या है, आपका जो आंसर है वो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ है, यहाँ पर ही आंकड़ों का परिसर बोला है। तो आप आंकड़ा देखिए क्या लिखा है, 25 18 20 22 16 6 17 15 12 30 32 10 19 8 11 20। परिसर क्या होता है उसको समझते हैं, परिसर है ना। आप आंकड़ा में देखिए जो मैक्सिमम नंबर है यानी सबसे अधिक वाला जो नंबर है वो कितना है, सबसे अधिक से अधिक यानी सबसे बड़ा नंबर कौन है, सबसे बड़ा नंबर 32 है। सबसे बड़ा नंबर को सबसे छोटा नंबर से घटाना है और सबसे छोटा नंबर क्या है 6 है। क्या बोले हम, परिसर कभी भी पूछेगा तो आंकड़ों में सबसे बड़ा नंबर को सबसे छोटा नंबर से घटाना है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है 32 और सबसे छोटा क्या है 6 है। दोनों को घटाएंगे तो यही आंसर आएगा, यानी 26 आंसर आएगा। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 38 में 26 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा 38 में, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में दिया हुआ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, अब क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए, इसमें लिखा है एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। 30 बार वो खेली 30 गेंद और 30 गेंद में वो 6 बार चौका मारी। तो पूछा चौका ना मारने की प्रायिकता क्या है। तो अगर टोटल वो 30 है बटा में देंगे, जो टोटल होता है हमेशा नीचे,
कितना बार चौका मारी, 6 बार। तो चौका कितना बार नहीं मारी, तो 30 में 24 बार वो चौका नहीं मारी, ये आंसर होगा। लेकिन जब कटेगा तो पहले काटेंगे, तो 6 से कटेगा, 6 4 24 और 6 5 30, यानी 4/5, ये हम लोग का आंसर होगा 4/5। अब देखिए ये ऑप्शन किस में दिया हुआ है, 4/5, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 4/5, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है, और हम लोग जितना भी आपका पास सेट है ना प्रीवियस का, सभी सेट को हम लोग इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, और वीडियो को आप लाइक करते रहिएगा अगर अच्छा लग रहा है तो, और शेयर करना ना भूलिएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारा ऐसा व्यूअर है जो पहली बार आए होंगे, तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको कंटिन्यू मिलते रहेगा क्वेश्चन। और इसके अलावा क्या है ना, 9 का जब हो जाएगा तो 10 का भी वीडियो हम लोग इसी चैनल पर देखेंगे, ठीक है, अपलोड करेंगे। तो 40 देखिए क्या लिखा है, बोला एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर चित्त 455 बार प्राप्त होता है, तो चित्त की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो देखिए चित्त की प्रायिकता आपको निकालना है, तो टोटल कितना दिया है 1000, और आता कितना है चित्त 455 बार, ये आंसर है। लेकिन देखिए इसको हम लोग भागा लगाएंगे ना, तो भागा लगाने पर आएगा 0.455। अब देखिए यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 में 21 ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 3 जीरो है ना, तो पीछे यानी इकाई तरफ से इधर से गिनते हैं ना, उधर से 3 संख्या के बाद पॉइंट बैठाना है, ऐसे भी भागा होता है। तो हम लोग का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 40 का, ये ऑप्शन नंबर किस में दिया, ए में दिया, ठीक है। तो चलिए हम लोग का देखिए प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन था ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अगर एग्जाम देने जाना है तो प्रीवियस ईयर को सॉल्व करके जाना ही पड़ेगा, ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए तो क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा। और इतना क्वेश्चन में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर ये क्वेश्चन में डाउट है, हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करके आपको समझाने का, ठीक है। कोई भी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे इसी तरह का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को लेके, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।